मैंने सुनी, काफी अच्छी कविताएं हैं। राजू रंजन जी, मुझे लगता है कुमार मुकुल जी का जो संग्रह है उसकी बात करेंगे, और अगर आप अपने संग्रह की किसी और कवि की बात करना चाहें तो कर सकते हैं, अपने को छोड़। कविता के पाठक मेरे ख्याल से दो तरह के, एक जो कविता का आस्वाद ग्रहण कर, कविता पढ़ने के बाद कविता के भीतर कविता की भाषा में बात कर। मैं न वैसा कवि हूं, न कविता का रसिक पाठक। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा। इतिहास में जो मेरी ट्रेनिंग दी, कविता को मैं उसी तरीके से देख पाता। इसलिए बहुत विधिवत रूप से मैं नहीं कहूंगा मुकुल जी की कविताओं पर। हाँ, ये जरूर है कि इन कविताओं को बनते, ढलते, बिगड़ते सब मैंने देखा। बीच बीच में पढ़ा कविता को, और मुझे लगता है कि कवि कविता को समझने के लिए या किसी भी रचना को समझने के लिए रचनाकार को समझना बहुत जरूरी है। हालांकि बहुतेरे लोग इसका विरोध करते हैं बड़ी जबरदस्त तरीके से, लेकिन मैं अभी मानता हूं और बहुत जोर देकर इस बात को कहता हूं कि अगर कवि को आप नहीं समझते हैं तो कविता समझ में नहीं है। इसको उलट के इस तरह से भी कह सकते हैं कि कविता के जरिए आप कवि को समझ सकते हैं, यानी अपनी कविताओं में कवि मौजूद होता है। अगर देखने की ट्रेनिंग हो आपके पास तो आप उन कविताओं में कवि को देखेंगे। मुकुल जी की कविताएं ऐसी ही कविताएं हैं। कविताओं के माध्यम से मुकुल जी का व्यक्तित्व, उनका संघर्ष, सब कुछ आपको दिखेगा। दूर से देखने पर लगेगा कि वो महज कविता है। जैसा कि मैंने कहा कि कविता को ढलते मैंने देखा है, तो मुझे मालूम है कि उन कविताओं में मुकुल जी हैं, मुकुल जी का जीवन है। किताब मुझे कल परसों मिली थी। अन्य कारणों से मैं किताब को देख नहीं पाया। एक दो जगह उड़ती हुई नजर से मैंने देखने की कोशिश की, तो एक दो जगह मुझे लगा कि कुछ रूप और भाषा की रह गई है गड़बड़ी। पृष्ठ 26 पर मेरी दाहिनी हाथ में भी दर्द रहता है, और 24 पर 25 पर हल्की भी चुपड़ लेता हूँ। तो इस तरह से एक जो इनकी कविता है तेरे राम उतार की, उससे पहले खुशी का चेहरा, इनके पहले संग्रह पर मैंने कभी लिखा था, उसमें दो
पंक्ति है इसमें भी कि प्रकृति पर इनके सबसे अधिक कविताएं हैं। उस टिप्पणी में मैंने कहा था कि कुमार मुकुल के यहाँ प्रकृति पर सबसे अधिक कविताएं हैं, मानो वह उनकी मुट्ठी में हो। कवि के जीवन में अवसाद पल दो पल की चीज है, उदासी डरावनी नहीं है, बल्कि एक धारदार हीरा है। मुकुल जी की कविताओं में श्रम है, और ये खुशी का चेहरा जो कवि है उसमें उन्होंने लिखा, खुशी को देखा है तुमने क्या कभी, श्रम की गांठें होती हैं उसके हाथों में, उसके चेहरे पर होता है तनाव जनित कसाव, बीमारियां होती हैं खुशी के तलवों में शुद्ध मृदा जनित। श्रम से अलग इस कवि के यहाँ खुशी की कल्पना नहीं है। आगे कुछ पंक्तियां हैं, मिट्टी की तो बनी ही होती है खुशी, खिलौनों सी उसके टूटने पर बच्चे रोते हैं, कुम्हार नहीं रोता, वह जानता है श्रम को, पहचानता है खुशी को, गढ़ लेगा वह और नहीं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप यहाँ कवि को कुम्हार कह सकते हैं, मान सकते हैं। एक जगह मैं थोड़ी टिप्पणी करना चाह रहा था पेड़े रामावतार में, जहाँ उन्होंने सत्तू का प्रसंग दिया है, जिसमें जैसा अंकित ने कहा कि रोमान नहीं है और व्यवहार के कवि हैं। अगर आप रोमानी नहीं है तो कवि हो ही नहीं सकते। कवि होने की पहली शर्त है कल्पनाशील हो आप, रोमानी हो, कविता वहीं से उठेगी। और उसमें मैं दिखा रहा, इनकी पंक्ति है, कविता का शीर्षक है पेड़े रामावतार की। हाँ, एक चीज और ध्यान आया, हिंदी कविता में अक्सर कोयल कूकती है, जबकि कूकने का काम नर कोयल करता है। ये हिंदी, जब हिंदी कविता में मैं देख रहा था तो लगा कि ये हिंदी में लगभग रूढ़ हो गया है कि कोयल कूकती है, गाता बेचारा नर है, स्त्रियां महफिल लूट ले जा रही है। बाकी जगह नहीं। हाँ। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसी कविता में सत्तू को लेकर के जो इनका एक अतिरिक्त उत्साह है, मैं उसकी तरफ ध्यान खींचना चाह रहा था। इस तरह तो अंजीरा, भूजा, बेल और सत्तू मिलकर आगे चाय और बिस्किट को देश निकाला दे दें तो अचरज नहीं। अब मुझे लगता है कि मैंने जो इधर देखा तो जिस मजदूर की ये बात कर रहे हैं, सत्तू खाने वाला मजदूर और सत्तू खोर, मजेदार है कि वो मजदूर अब समोसा पर टूट पड़ता है। मैंने मजदूरों का कहिए कि एक सर्वेक्षण इधर घर से संबंधित कुछ काम करा रहा था, तो मजदूरों से पूछा तो कहा कि नहीं समोसा। और सारे मजदूर समोसा खाते हैं, सत्तू नहीं खाते। सत्तू अब बड़े लोग खाते हैं। सत्तू से जो बड़े लोग परहेज करते थे, सत्तू अब बड़े लोग खाते हैं। सारे लोग गाजर, शकरकंद, ये सब जो हम लोग ये समझते थे बड़े लोग, अब ये सारे खाना बड़े लोगों की ये में है। और
और सत्तू को लेकर के एक मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो कवि से थोड़ा दूसरा है। कवि को लगता है कि ये बाजार को स्वदेशी बाजार स्थापित करेगा सत्तू। मैंने जो देखा है कि सत्तू ने जाति व्यवस्था को सबसे बड़ा आधार दिया। गांव से जो लोग आते थे, किसी भी जाति के हों, अपने साथ सत्तू लेकर आते थे। सारे लोग बाजार की चाय नहीं पीते थे, पता नहीं कप में कौन जाति का क्या पी करके गया है, नहीं पिएंगे। तो सत्तू घर से लेकर के आते थे, कचहरी आने वाले और भी कोई प्रयोजन से आए हों। सत्तू खाने में बर्तन भी नहीं लगता। विवेकानंद की माने तो सबसे ज्यादा छूट बर्तन में है। सत्तू इससे भी आपको मुक्त कर देता है। तो मैं सत्तू को इस तरीके से देखता हूं कि सत्तू ने हमारी जाति व्यवस्था को एक आधार दिया है। कहिए कि जाति को बनाए रखने में इसकी बड़ी भूमिका रही। बाकी तो यही कहूंगा कि मैं कविताएं पढ़ रहा हूं, मेरे प्रिय कवि हैं और मैं जो 2-4 कविता आज पढ़ सका उसको बनाने वाले कवि हैं। धन्यवाद। धन्यवाद राजू जी। अब मैं